ये 6 जजेस जो हैं कमीशन में अपनी बात साबित कर देते हैं, डीजी आईएसआई और डीजीसी की छुट्टी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये कोई सबूत नहीं दे सकते कि डीजी आईएसआई और डीजीसी ने कोई मुदाखलत की है, तो फिर इन 6 जजों की छुट्टी हो जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट तो तहरीक इंसाफ का पसंदीदा हाई कोर्ट है, तो कम से कम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो मान लेना। केपी के अंदर सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे और केपी की सेनेट की सीटें जो है वो खाली रह जाएंगी और केपी असेंबली के स्पीकर और वजीर आला के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ और मैं हूँ इकरा रियाज। मेरे साथ हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो इकरा। थैंक यू सो मच। आपने बताया नहीं कि क्या हाल है आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोजों में तो आजकल रोजे रखे जा रहे हैं ना। आप रोजे रख रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन तो सर बड़ी गहमा-गहमी वाला दिन रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ले लें, फिर अहम मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। तो आपने अंदर की बात बतानी है, आपको तो सब पता होता है। ये जो मुलाकात है 1.5 घंटा जारी रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कमेटी रूम में ये मुलाकात हुई है। तो क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक? देखिए, इस मुलाकात की तस्वीर भी जारी की गई है। ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात तो नहीं थी ना। और कोई मेरा जी, मतलब जी। है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि अगर उमर अताब बंदयाल ने एतजाज़ अहसन को मिल लिया था तो बड़ा एतराज़ किया गया है और अब शहबाज शरीफ काजी फ़ायज़ ईसा को मिल रहे हैं, तो ये जायज़ कैसे है? उमर अताब बंदयाल साहब तो छुप के एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा को मिले थे और शहबाज शरीफ तो ऑफ़िशियली जाकर बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिले हैं। और ये मुलाकात जो है ये जजेस के जो फुल कोर्ट के पहले इजलास के बाद हुई है, जिसके पीछे फुल कोर्ट की राय मौजूद थी और काज़ी फ़ायज़ ईसा भी फुल कोर्ट की राय की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म को मिले हैं। वो कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मिले और ना ही वज़ीर-ए-आज़म किसी बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत काज़ी फ़ायज़ ईसा को मिले हैं। अब लॉ मिनिस्टर ने पटारी में से सब कुछ बाहर निकाल दिया है। बात खुफिया तो रही नहीं कि उन्होंने कहा है कि कमीशन बना रहे हैं और एक रिटायर्ड जज उस कमीशन का सरबराह होगा। अब मैं जो समझता हूँ कि ये जो कमीशन तहकीकात के लिए बनाया जाएगा, ये इन 6 के 6 जजों को बुलाएगा और इनसे सबूत माँगेगा कि भाई आपने ये खत लिखा है, आप इसके सबूत दे दें। वो उनके पास जो सबूत हैं वो देंगे और उन सबूत की रोशनी में वो डीजी आईएसआई, डीजीसी, सेक्टर कमांडर जिन-जिन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनको भी बुला लेंगे और उनसे उनका जवाब माँग लेंगे। इसके नतीजे में एक तफ्तीश हो जाएगी और वो जो कमीशन है वो अपनी तफ्तीश की रिपोर्ट जो है, वो हुकूमत को भी दे देगा और सुप्रीम कोर्ट को भी दे देगा और वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने भी आ जाएगी और हुकूमत के सामने भी आ जाएगी। और जहाँ तक मेरी समझ है इस कमीशन की रिपोर्ट ऑफ़िशियली रेफरेंस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को भिजवा भी दी जाएगी। अब 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि ये 6 जजेस जो हैं कमीशन में अपनी बात साबित कर देते हैं और ये उसमें पेश होते हैं और सबूत दे देते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में डीजी आईएसआई और डीजीसी की छुट्टी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये कोई सबूत नहीं दे सकते कि डीजी आईएसआई और डीजीसी ने कोई मुदाखलत की है, तो फिर इन 6 जजों की छुट्टी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये दिनों का जी। काम है क्योंकि आप ये बुलाएँगे। अव्वल तो ये भी हो सकता है कि ये जज जो हैं इस कमीशन के आगे पेश होने से इनकार कर दें कि जी हम जज हैं, हम किसी कमीशन के आगे कैसे पेश हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बात उनके जज होने की नहीं है, वो मुद्दई है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है, एक एफआईआर दर्ज कराई है चीफ जस्टिस के पास, कुछ लोगों पे इल्ज़ाम लगाया है, तो उनकी हैसियत अब जज की नहीं मुद्दई की है। और बतौर मुद्दई उनको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि जो इल्ज़ाम आपने लगाया है उसका सबूत दें। अगर ये जज 6 एक तो 6 के 6 जजेस को अलग-अलग सबूत देने हैं, अपनी अपने खिलाफ होने वाली स्पाइंग और मुदाखलत के। ये इकट्ठे सबूत नहीं दे सकते। इन्होंने खत इकट्ठे लिखा है, लेकिन पूछा इनसे जाएगा कि भाई मोहसिन साहब आपसे के ऊपर क्या हुआ? इन्होंने ये थोड़ी लिखा है कि हम किसी एक जज के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे ये खत लिखते हैं। इन 6 के 6 का मौक़िफ़ है कि इनसे अलग-अलग जो है ज़्यादती हुई है या इनकी स्पाइंग हुई है या इनसे इनसे फैसलों में मुदाखलत की गई है, दबाव डाला गया है। तो मेरे ख़्याल में ये कमीशन जो है ये इन 6 जजेस को समन करेगा और उसकी रोशनी में फिर डीजी आईएसआई और डीजीसी भी वहाँ पेश हो जाएँगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब इन 6 जजों के पास एक रास्ता तो ये है कि ये इस कमीशन का बायकॉट कर दें और कहें कि हमें रिटायर्ड जज का जी, जी। कमीशन कबूल नहीं है,
हमने तो जी क सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा था, हमने तो जुडिशियल कन्वेंशन की बात की थी। जैसे कि आज तहरीक-ए-इंसाफ वालों का जो है ने कहा भी है तहरीक-ए-इंसाफ ने कि हमारे जो है जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। मुझे नहीं समझ आती कन्वेंशन से क्या निकलेगा जो कमीशन से नहीं निकल सकता। बहरहाल ये 6 जज अब कमीशन जुडिशियल कमीशन के आगे पेश होंगे तो साबित करने हैं और अगर नहीं पेश होंगे तो भी इनके खिलाफ फैसला हो जाएगा कि इन्होंने अपनी बात साबित नहीं की और फिर भी यानी अब ये आर या पार वाली सिचुएशन है। सिचुएशन है। मुझे लगता है अगले 7 से 10 दिनों में इस सारी कहानी का ड्रॉप सीन हो जाएगा और इससे ज़्यादा लंबा इसको चलाया भी नहीं जा सकता। यहाँ पर ये बात भी बड़ी काबिल-ए-गौर है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अदलिया की आज़ादी की एक तो बात की है, उसके बाद कल काबीना में जो इजलास होगा, काबीना का जो इजलास होगा, उसमें ये मामला भी रखा जाएगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि अदलिया की आज़ादी की बात की जा रही है और काबीना में भी इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा? देखिए कमीशन काबीना की अप्रूवल के बगैर नहीं बन सकता। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अकेले कोई फैसला नहीं कर सकते। हर चीज़ की अप्रूवल कैबिनेट से होती है। तो वो कैबिनेट का इजलास तो इसीलिए बुलाया गया है कि कल प्राइम मिनिस्टर उसमें अपनी चीफ जस्टिस से मुलाकात पर भी इत्तेमाद में ले लेंगे और कमीशन की अप्रूवल भी ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में जो आज तय हुई हैं चीज़ें वो कल अप्रूव हो जाएँगी और कल हमें ये जो कमीशन में किसको सरबराह बनाया जाता है और उसके टीओआर's क्या हैं, सारा कुछ कल सामने आ जाएगा कैबिनेट की मीटिंग के बाद। जैसा कि आपने टीओआर's की बात की है, तो व्हाट डू यू थिंक कि जुडिशियल कमीशन अब तो बनाया जाएगा, उसके क्या टीओआर's होंगे? उसके साझा टीओआर's होंगे। ये जो खत है, ये उसमें प्लेंट के तौर पे होगा और इसके जो इल्ज़ामात हैं, वो साबित करना इन 6 जजों के ऊपर होगा उस टीओआर's में कि इनके ऊपर ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ होगा कि इन्होंने अपने इल्ज़ामात साबित करने हैं। और ये आएँ और वह सबूत दें कि इनके इल्ज़ामात कैसे सच्चे हैं। साबित करने की ज़िम्मेदारी इन 6 जजों पे हो। ज़िम्मेदारी तो होगी, फिर ये भी कहा जा रहा है कि जैसा कि अब जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा, तो इसका दायरा-कार वसी किया जाए, माज़ी में भी जो हुआ तो उन केसेज़ को भी हाइलाइट किया जाएगा। तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? ऊपर से आज़म नदीर तारण ने जो बोला है कि हम अदलिया पर छोड़ते हैं कि जो खत है वो मिसकंडक्ट है या नहीं? नहीं देखिए अगर तो खत झूठ है तो मिसकॉन्डक्ट है। अगर खत सच है तो मिसकॉन्डक्ट नहीं, मेरी नज़दीक। अगर खत के मंदरजात साबित हो जाते हैं कि वो सच हैं, तो फिर तो मैं उसे मिसकॉन्डक्ट नहीं मानता। लेकिन अगर खत के मंदरजात झूठ साबित हो जाते हैं, तो फिर मैं उसे मिसकॉन्डक्ट मानता हूँ। लेकिन ये तो अब कमीशन की रिपोर्ट पे पता लगेगा और मैं नहीं समझता कि माज़ी के कुछ चीज़ों को इस कमीशन में लाना चाहिए। इस कमीशन को सिर्फ़ इस खत तक महदूद रखना चाहिए। इस खत की तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए और उसके ऊपर ही फैसला होना चाहिए। इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में नहीं लेके जाना चाहिए। इस तरह तो कोई फैसला हो ही नहीं सकेगा। इन 6 जजों ने जो इस वक़्त इल्ज़ाम लगाया है, उसके ऊपर कमीशन बनाए। अगर ये 6 जज अपनी बात साबित नहीं कर सकते, तो फिर वो मिसकॉन्डक्ट होगा और फिर इनको जाना होगा घर। जी, बिल्कुल, फिर इस तरह से इनको घर जाना होगा, सबूत देने होंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, ये भी खबर बहुत अहम रही है, सुर्खियों में रही है और अभी तक इस चीज़ पे डिस्कस हो रहा है कि ये जो अब आगे सेनेट इंतखाबात हैं, वक़्त कम रह गया है। अब जिस तरह पंजाब में बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, बलूचिस्तान में भी कई बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अब जो केपी है, उसमें अब कांटेदार मुकाबले मुतवक्के हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी का ये जो मामला है, ईसीपी का रद्द-ए-अमल सामने आया है, तो इस रद्द-ए-अमल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि केपी असेंबली जो है, वो मखसूस नशिस्तें पे जो लोग मुंतखब हुए हैं, उनसे हलफ लें। अब जो पीटीआई की केपी हुकूमत है, वो मखसूस नशिस्तों वालों से सेनेट इंतखाबात से पहले हलफ नहीं लेना चाहती। लेकिन मैं समझता हूँ कि आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे तो तहरीक-ए-इंसाफ आइन की बालादस्ती की बहुत बात करती है और अगर वो वाक़ई आइन की बालादस्ती और अदालती फैसलों पर के एहतराम की बात करते हैं, तो कम से कम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो मान लें ना। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कबूल नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में काज़ी फ़ायज़ ईसा के फैसले कबूल नहीं। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट तो तहरीक-ए-इंसाफ का पसंदीदा हाई कोर्ट है, जहाँ से तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में सारे फैसले आए हैं। तो अगर तहरीक-ए-इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला माने और केपी असेंबली का इजलास बुलाकर मखसूस नशिस्तों पे जो लोग मुंतखब हुए हैं, उनसे हलफ ले ले, फिर तो सेनेट इंतखाबात बरवक़्त हो जाएँगे। लेकिन अगर तहरीक-ए-इंसाफ या गंडापुर हठधर्मी दिखाते हैं और इनसे हलफ नहीं लेते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में केपी के अंदर सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे और केपी की सेनेट की सीटें जो हैं, वो खाली रह जाएँगी।
जब तक वो हलफ नहीं होगा, तब तक वो सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे। इससे पहले भी तहरीक-ए-इंसाफ ने 2 दफ़ा आइन तोड़ा है। अदम एतमाद के वक़्त असेंबली तोड़कर आइन तोड़ा था, वो रूलिंग देकर आइन तोड़ा था। उसके बाद आरिफ अलवी साहब ने 1 दफ़ा और आइन तोड़ा। अब अगर हलफ नहीं देंगे और सेनेट इंतखाबात को तख़ीर का शिकार करेंगे, तो मैं समझता हूँ तहरीक-ए-इंसाफ एक और दफ़ा आइन को तोड़ने की मुर्तकिब होगी। लेकिन अगर पहले 2 दफ़ा उनको एनआरओ मिला है, तो इस बार अगर सेनेट के इंतखाबात इल्तवा का शिकार हुए, तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी और केपी असेंबली के स्पीकर और वज़ीर आला के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा और ये रेफरेंस इंतखाबात को इल्तवा में डालने का उनके खिलाफ फाइल किया जाएगा, क्योंकि अब माहौल माफ़ी का नहीं है, अब कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ का माहौल नहीं है। हमने देखा है कि अब जो है वो इनके लिए रास्ता नहीं होगा। आसानी तो यही है कि वो कर लें, इसका इजलास बुला लें, वरना आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब मुलतवी करने का कहा है। तो मुझे इसके पीछे आर्टिकल 6 का रेफरेंस भी नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि फिर आइन तोड़ने की कार्रवाई भी। अगर जो केपी की हुकूमत है, इन्होंने पहले भी जैसा कि आइन तोड़े हैं और एनआरओ की बात की आपने, तो अगर इस दफ़ा फिर ये कानून तोड़ते हैं, आर्टिकल 6 लगेगा, आप अपनी सियासी बसीरत में कैसे देखते हैं इसको फिर? मेरे क्या ख़्याल में उनके पास कोई ऑप्शन रह जाएगी? मेरे ख़्याल में वफ़ाकी काबीना इस बार प्रोविंशियल केपी असेंबली के स्पीकर और वज़ीर आला के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफ़रेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवा देगी। अगर उन्होंने सेनेट के देखिए ना, ये जब सदर मुमलिकत कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे थे, किसी जी, मखसूस जी। नशिस्तों की वजह से। तो तब भी एक तो कहा गया था कि 21वें दिन इजलास खुद ब खुद हो जाएगा और दूसरा ये भी कहा गया था कि सदर मुमलिकत पर आइन तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो सदर मुमलिकत ने रात को समरी दस्तखत कर दी थी कि आइन अब वो दोबारा अपने ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगवाना चाहते थे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि केपी असेंबली के स्पीकर और वज़ीर आला के पास यही मौका है कि वो खुद को बच जाएँ, क्योंकि सब उनको पकड़ने की ताक में हैं। उनको और वो ये खुद अपनी गर्दन खुद उनके वफाकी हुकूमत और अपने सियासी मुखालफिन के हाथ में दे देंगे, जो कोई सियासी समझदारी नहीं होगी। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि आसान हल तो यही है कि वो इजलास बुला के हलफ़ दे दें, नहीं देंगे तो मेरे ख़्याल में दूसरी तरफ से आर्टिकल 6 की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। जी, यानी ये लास्ट मौका है उनके पास अपने आप को बचाने के लिए, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलें, ये वाली बात तो हमने डिस्कस कर ली, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई हैं, मालूमात में इज़ाफ़ा किया। आगे बढ़ेंगे और एक और अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही कि फ़ौजी अदालतों का ये जो मामला है, में उनको इजाज़त दे दी गई है, मशरूत इजाज़त दे दी गई है, महफूज़-शुदा फैसले सुनाने के लिए। और फिर अब आप कैसे इसको देखते हैं? एक तरह से इजाज़त तो दे दी गई है। मैं समझता हूँ ये कोई फ़ैसला नहीं, ये फ़ैसला इंसाफ़ के किसी तकाज़े पे पूरा नहीं उतरता। मतलब ये क्या फ़ैसला है कि जिनको आप कम सज़ा दे सकते हैं या जिनको बरी कर सकते हैं, वो तो कर दें, जिनको ज़्यादा सज़ा दे सकते हैं, वो ना सुनाएँ। ये इंसाफ का कौन-सा तकाज़ा है और ये कौन-से कानून और आइन की किताब में लिखा है? आपने फैसला करना है कि यहाँ मिलिट्री कोर्ट फैसला कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये दरमियान वाला रास्ता है, ये परे पंचायती काम कब से सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया। ये अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें, आइन कोई कानून कोई मुमकिन आग थोड़ी है। भई यहाँ मिलिट्री कोर्ट की गुंजाइश है या नहीं है? आप सीधा फैसला करें कि फैसले सुनाए जाएँ, तो फिर जिसको सज़ाए मौत देनी है उसका फैसला भी हो। ये क्या फैसला है कि जी जिसकी कम सज़ा है उसे सुना दें, जो बरी हो रहा है बरी कर दें, जो ईद से पहले रिहा हो सकता है उसको रिहा कर दें, बाकी ना सुनाएँ भी क्यों? मैं नहीं समझता ये फैसला को आइन और कानून के मुताबिक है, ये कोई दरमियानी रास्ता निकालने की जो कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये आइन और कानून से इन्हिराफ है। इसको मैं कोई अच्छा फैसला नहीं समझता और मैं नहीं समझता ये कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला है जिसे आइन और कानून के तनाजुर में दुरुस्त कहा जा सकता है। आप सादा फैसला करें, यहाँ फुल कोर्ट फैसला कर सकता है, यहाँ फुल कोर्ट फैसला नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कोई इतना सही फैसला मुझे नहीं लगा है। यानी अगर स्टोरी इन अ नटशेल अगर इसका लुब-ए-लुबाब ये है कि फिर ये तज़ाद है। ना हाँ, ना ना, यानी जो हक में है उसको कर दिया जाए, जो नहीं है उसको फिर ना किया जाए, गैर मशरूत यानी कोई बात नहीं बन रही। जी। ठीक हो गया, अब आगे चलेंगे मस्बत खबर इसको कह सकते हैं मईशत को लेकर क्योंकि आई थिंक दिस इज़ अ पॉज़िटिव न्यूज़ और ये काफ़ी अच्छी बात है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे मुज़म्मिल साहब।
और बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज अब तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। 67,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई है, तो क्या कहेंगे कि अब मार्केट में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, एक तो देखें पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की निशानी है। स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर जाना मईशत के मुस्तहकम होने की निशानी समझा जाता है। आज तो ख़ैर 67,000 का क्रॉस कर गई और हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने तो जब हमारे यहाँ मुआशी बहरान रहा है, तो बहुत बुरा परफ़ॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज ने कोई अच्छा परफ़ॉर्म किया है। ये बहुत अरसे बात है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने कोई अच्छा परफ़ॉर्म किया है। मैं इसको 2 तरह देखता हूँ। एक तो मैं समझता हूँ कि जो रियल एस्टेट में लोगों को डिस्करेज किया गया है और रियल एस्टेट से पैसा निकला है और लोग अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो पैसा कहीं न कहीं स्टॉक एक्सचेंज में पहुँचा है। और लोगों के पास चूँकि जो एक्स्ट्रा पैसा है, उन्होंने कहीं न कहीं तो इन्वेस्ट करना होता है। तो दुनिया भर में ये पैसा स्टॉक जी। एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कह सकते हैं वहाँ सट्टा होता है, वहाँ जुआ होता है, वहाँ किसी वक़्त और चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर जाना पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की निशानी है। हमारा बॉन्ड भी ऊपर गया है, उसकी भी वैल्यू बढ़ी है। उसके अलावा भी जो दुनिया भर के ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे इशारे दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। तो इसलिए मैं तो इसको पॉज़िटिवली देखता हूँ, मैं इसको नेगेटिवली नहीं देखता। लोग कहते हैं जी सट्टा हो रहा है, पर ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत या स्टेट बैंक को पैसे डालकर तो सट्टा कर रही है। मेरे ख़्याल में ये लोग अपना एक्स्ट्रा मनी ज़रूर स्टॉक एक्सचेंज में पुट करते हैं और पहले रियल एस्टेट में पुट कर रहे थे, अब स्टॉक एक्सचेंज में पुट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम, लोगों के कॉन्फिडेंस और एक बेहतर मईशत की तरफ कदम नज़र आता है। तो इसको आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं या एक शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं? देखिए, अगर तो ये सस्टेन करती है स्टॉक एक्सचेंज और अगर ये बबल नहीं है कि बर्स्ट हो जाए 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में ये रुझान रहा है कि कुछ दिन ऊपर जाती है और फिर एकदम से क्रैश होती है 2000 पॉइंट और बबल बर्स्ट हो जाता है। और तो अगर तो ये भी कोई बबल है तो फिर तो 8-10 दिन में बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये सस्टेन करती है, जैसे कि 2017 वगैरह में सस्टेन की थी, तो फिर उस सस्टेन करने के नतीजे में तो उसे हम मुआशी इस्तेहकाम कहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई बबल है जो बर्स्ट कर जाएगा। कोई ऐसा जुआ नहीं हो रहा मेरे ख़्याल में। स्टॉक एक्सचेंज में कोई नए शेयर फ्लोट नहीं हुए जिनकी बाइंग सेलिंग हो रही है। लिहाज़ा कुछ पीआईए के शेयर्स ऊपर गए हैं लेकिन वो कोई इतना बड़ा नहीं है कि अच्छा, आप जिसे जैसे कि आपने बात की है, ज़िक्र कर ही दिया है 2017 का यानी पिछली हुकूमत का। तो आपके ख़्याल में स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो पिछली हुकूमत में ज़्यादा बेहतर था, लेकिन देखिए ना पॉइंट्स तो बेशक बढ़ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि सस्टेनेबिलिटी और मईशत को फ़ायदा कैसे हो रहा था? किस दौर हुकूमत में हो रहा था? ये बड़ा देखें ना जिसको जो हुकूमत पसंद है वो समझता है उसकी हुकूमत में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। लेकिन हम तो मईशत के 2-3 इशारियों को देखते हैं। एक तो ग्रोथ रेट को देखा जाता है, एक देखा जाता है कि पाकिस्तान में मेरा मतलब है माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम क्या है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 2017 पे सबका कंसेंसस है कि वो एक अच्छा पीरियड था 14, 15, 16 का। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में थी और उसके साथ-साथ जो है हमारा स्टॉक भी सस्टेनेबल था। हमारा जो रुपए की कदर थी वो भी मुस्तहकम थी। अभी जो रुपए की कदर है वो पिछले 1 साल से मुस्तहकम है। मैं देख रहा था पिछले रमज़ान में ₹280 का डॉलर था, इस रमज़ान भी तक 280 का रहा है। तो 1 साल में कोई डिवैल्यूएशन नहीं हुई है। अगर हम रुपए की कदर को बेहतर कर लें और जो एक्चुअली कहा जा रहा है कि 230-40 पे इसको ले आएँ, तो फिर माशी इस्तेहकाम ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने को बहुत नेगेटिव नहीं समझता, मैं इसको पॉज़िटिव देख सियासी मामलात पर मईशत की बात भी की, सियासी मामलात की बात भी की, अदालती मामलात की बात भी की है। अब ना एक बहुत इम्पोर्टेंट सोशल इश्यू है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। खबरें डेली आती हैं, फिर हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिल दिला देने वाले वाक़यात होते हैं, जो कि ज़हन में ना अपने नक़ूश छोड़ जाते हैं। ऐसे ही वाक़या आपको पता है कि मुज़म्मिल साहब टोबा टैक्सिंग में पेश आया, जहाँ पर एक भाई ने बाप के साथ मिलकर, पूरी फैमिली के साथ मिलकर बहन को मौत के घाट उतार दिया। सफ़ाकियत इतनी बढ़ चुकी है, इंसानियत कहाँ है? आप इस वाक़ये को कैसे देखेंगे? इसके वाक़ये के पहलुओं पर कैसे रोशनी डालेंगे? क्या कहेंगे आप इस पर?
देखिए, ये हमारे माशरे का बहुत नेगेटिव पहलू है। वैसे तो ये भी बातें सामने आई हैं मुबैना तौर पे कि वो 2 साल से उस बच्ची का रेप भी कर रहे थे, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर जब उसे कत्ल किया जा रहा था, उस वक़्त मूवी भी बनाई गई और बाप भी मौजूद था, भाई मार रहा था बड़ी चपाकी से। भाभी भी कहती है मुझे यरगमाल बनाया हुआ था, तो सारी फैमिली ने मिल के ही बच्ची मारी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जो वीडियो बना रहा था मुझे तो वो भी मुल्ज़िम लगता है, मुझे वो कोई ऐसा नहीं लगता कि वो बड़ा जो है मासूम है, जो वीडियो बना रहा था और वो कह रहा है कि जी मैं तो छुप के बना रहा था। बड़ी क्लियर बनाई हुई वीडियो है। ऐसे मुसलमान का बहुत ही तेज़ी से डे टू डे ट्रायल होकर इन्हें फौरी तौर पे इनका साथ के कानून के मुताबिक फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि दोबारा किसी को ऐसा करने की ज़रूरत ना हो। ये ऑनर किलिंग और चीज़ है, ये तो ऑनर किलिंग नहीं है। ये तो ऑनर किलिंग से भी बुरी चीज़ है कि आप अपने घर की हुँ। बच्ची को इस तरह करें। बहरहाल बड़ा नेगेटिव पहलू है, इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई करने की ज़रूरत ना करे और इन लोगों को भी मेरा और ताकि लोग मिसाल समझें कि ऐसा करेंगे तो फिर ये हो। जी, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग बात लगी ना, वो ये थी कि बाप बेटे को पानी की बॉटल दे रहा है, कि जैसे तुमने बहुत सहूलत अच्छा काम किया है, और हाँ जी। मतलब दिल दहल जाता है। मैं बिल्कुल समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि पुलिस ने भी लेट रिएक्ट किया है और गवर्नमेंट ने भी लेट रिएक्ट किया है वीडियो आने के बाद, उसके बाद नहीं अब उसकी कबर-कुशाई की गई है। बड़ा ही मनफ़ी चेहरा है हमारी सोसाइटी का और दिल दुखता है। आप इसको जहालत कह लें, आप इसको नफ़्सियाती मरीज़ कह लें उनको, लेकिन वो किसी भी तरह रहम के काबिल नहीं है। बिल्कुल, किसी भी तरह से रहम के काबिल नहीं है, क्योंकि दिन-ब-दिन ऐसे कई वाक़यात हैं और इज़ाफ़ा होता जा रहा है। कभी बाप को मारा जाता है जायदाद के लिए, और इस तरह के केसेज़ में बहुत इज़ाफ़ा आ रहा है। आपने बिल्कुल मुज़म्मिल साहब बिल्कुल सही बात की है कि इनको फ़ौरी सेंटेंस देनी चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि ना लोगों के लिए इबरत का निशान हो। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मुज़म्मिल साहब, आपने हमारी मालूमात में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा किया है। बहुत शुक्रिया कीमती वक़्त देने के लिए।